नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जिला अध्यक्ष में बड़े फेस, कांग्रेस की 28 की रेस। जिसका इंतजार था कि जिला अध्यक्षों की घोषणा कब होती है, लेकिन 15 अगस्त के ठीक एक दिन बाद 71 चयन करके जिस तरह कांग्रेस ने नाम सामने रखे हैं बहुत दिलचस्प हैं। 5 विधायक हैं इनमें और इन्फ्लुएंशियल प्रभावी लोग, यानी बाय ऑल मीन्स न सिर्फ वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हैं, बल्कि फाइनेंशियल मोर्चे पर भी अच्छी स्टैंडिंग रखते हैं। इस पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ गए। पार्टी हाईकमान ने एक साथ सभी 71 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी की तर्ज पर युवा और जमीनी चेहरों को जिलों की कमान सौंपी है। सत्ता से जुड़े रहे कुछ बड़े चेहरों को भी संगठन में लाया गया है। लिस्ट देखकर लगता है कि कांग्रेस ने गुटबाजी पर लगाम लगाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लिस्ट में शत्रपों का असर भी नजर नहीं आता, मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन सृजन में तय की गई बातों को पूरी तरह जमीन पर उतारने की कोशिश की है। लिस्ट में सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसको लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। महिलाओं को लेके भी एक नई जागरूकता आने वाली है, क्योंकि मैं बार बार कांग्रेस के फोरम से बोल रहा हूं कि महिला एक अनफिनिश्ड जॉब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1/3 रिजर्वेशन 28 के चुनाव में, 29 के चुनाव में आने की पूरी संभावना है। अगर अनदेखी हुई है तो मैं ये बात फिर राहुल जी तक पहुंचाऊंगा, और आगे भी जो अब इसमें लिस्टें निकलेंगी और बहुत सारे पद दिए जाएंगे, उनमें महिलाओं को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जिसको आप गुटबाजी समझ रहे हो, मेरे को लगता है वो खत्म हो चुकी है। लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, आकांक्षा होती है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस ने कई जिलों में जिलाध्यक्ष रिपीट किए हैं। इसमें राजधानी भोपाल के दोनों जिलाध्यक्ष शामिल हैं। विधायकों को भी जिलों की कमान सौंपी गई है, जिनमें गुना से जयवर्धन सिंह, उज्जैन ग्रामीण से महेश परमार, बालाघाट से संजय उइके, डिंडोरी से ओमकार सिंह मरकाम और सतना ग्रामीण से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम शामिल है। लिस्ट में 8 पूर्व विधायक भी हैं, जिन्हें जिलों की कमान दी गई है। बीजेपी बड़े चेहरों को जगह मिलने के बाद पटवारी की मुश्किल बढ़ने की बात कह रही है। जीतू पटवारी जी ने जितने अपने समकक्ष नेता थे यहाँ, उनसे कई बड़े मंत्री दर्जे में ओहदे में भी जो कैबिनेट में आगे रहे होंगे, उनको उन्होंने जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाली 2028 जो चुनाव होंगे, जब कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि स्थिर होगी अब, क्योंकि जो उनके गुटों का गुटीय संघर्ष है वो निश्चित रूप से जीतू पटवारी के लिए दुखदायी साबित होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष के रूप में बड़े और दमदार चेहरे उतारकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जिलों में भरोसेमंद और ताकतवर साथी मिल गए हैं। जिलाध्यक्ष के लिए बड़े फेस उतारकर कांग्रेस ने 28 की रेस में दम दिखाना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और विधायकों की संख्या 5 नहीं 6 है और इक्वली डिवाइडेड है। आधी आबादी यानी 3 पुरुष विधायक और 3 महिला विधायक। कुल मिलाकर एक बड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और विधायकों को अवसर देने के पीछे ये भी है कि आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे तो हैं ही, लेकिन अपने ज़िले में भी कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और ये एक टास्क हमने आपको दिया है, तो अपने विधायक के दायित्व के साथ इसे भी पूरा करिए। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या बड़े चेहरों को जिलाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने 2028 की मजबूत तैयारी की तरफ कदम बढ़ा दिया है? युवा और ज़मीनी नेताओं को कमान, क्या कांग्रेस की संगठन की मजबूती का संदेश है? क्या बड़े और दमदार चेहरे पीसीसी चीफ पटवारी के लिए चुनौती भी बन सकते हैं? संगठनात्मक अच्छा काम करेंगे तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें उनकी तरफ होंगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, उनका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन सीनियर संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी,
हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और आप तीनों मेहमानों को, यशपाल जी तो अपनी आदत के अनुसार नोट्स लेने में जुट गए हैं, आप तीनों मेहमानों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय जी, आपसे पहला सवाल आप ही से, कैसे देखते हैं आप 71 उम्मीदवारों की इस लिस्ट को? और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि परंपरा से हट के आपको क्या कुछ दिखा इसमें? विधायकों के नाम तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से बात चल रही है कि कांग्रेस को कुछ अलग करना होगा, अब तक कांग्रेस अलग नहीं कर पाती, वही क्षत्रपों के प्रभावी लोगों के नाम और जिला अध्यक्ष या जिला स्तर के संगठनात्मक नियुक्तियों में तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे एक औपचारिकता पूरी होती थी। आपको इस बार ये कितना अलग लग रही है ये सूची? नहीं शरद जी, इस बार वाकई में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले ये होता था कि नामों की घोषणा होते थे ही स्वागत के बजाय विरोध की स्वर दिखने लगते थे। लेकिन मेरी इतनी कई आसपास के निमाड़ की बात करूं, यहाँ पे हरदा, खंडवा, बुरहानपुर और भी आसपास जगह जो बात हुई, तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी से अलग दिखी। दूसरा, युवाओं को नेतृत्व दिखा, और जो नाम सामने आए हैं वो अमूमन ज्यादा स्वीकार्य नाम है, उनको लेकर के ज्यादा आपत्ति नहीं है। नहीं तो पहले नामों की घोषणा होते से ही जो घमासान मचता था वो इस बार नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ में जो कार्यकर्ताओं से जो जुड़ करके उसने सारी चीजें तय की है, वो कहीं बदलाव तो दिख रहा है और उत्साह भी है, कहीं उम्मीदें भी जगी हैं। तो मुझे एक बदलाव तो महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस चीज़ को राजनीतिक समीक्षक भी महसूस कर रहे हैं कि शोर नहीं हुआ। सूची आई लेकिन कहीं शोर नहीं हुआ कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, विरोध हो गया और कहीं नाराज़गी हो गई, मुंह फुला लिए गए, ये चीज़ नहीं हुई। इसका मतलब है कि होमवर्क अच्छा रहा, चुनने में भी जिस तरह से विधायकों को अवसर दिया गया है वो भी महत्वपूर्ण बात है। अब यशपाल जी की मुस्कुराहट से क्या टिप्पणी निकलती है, सीधे यशपाल जी की तरफ चलते हैं, फिर गौतम जी से मुकम्मल उत्तर लेंगे। जी यशपाल जी। एक तो शरद जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम पूरी कांग्रेस पार्टी से ये जानने की कोशिश करेंगे और हमारा उनसे निवेदन भी रहेगा कि उन चीजों को सार्वजनिक कर दें जो चीज इन्होंने नव सृजन अभियान के अंतर्गत ऑब्जर्वर भेजे थे। और ऑब्जर्वर भेजने में जिस प्रकार से नाम 3-3 पैनल के, 6-6 पैनल के बन करके जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, तो क्या जिन लोगों का चयन हुआ है उनके लिए कोई लॉबिंग हुई थी क्या? उनके नामों की समीक्षा में नाम आए थे क्या? ये नाम ऊपर से कैसे आ गए? क्योंकि जिस प्रकार से भी जय नागड़ा जी ने बताया है, मैं उनकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो वरिष्ठ हमारे पत्रकार है, निष्पक्ष हैं। छोटा कार्यकर्ता, शरद जी भी आपने भी टिप्पणी करी, इसलिए नहीं बोलेगा कि मगरमच्छ के आगे मछलियों की नहीं चलती है। अभी जितने नाम आए ना, ये बहुत बड़े ओहदे वालों के नाम है। ये वे लोग हैं जिनके आगे वो जमीनी कार्यकर्ता जो लंबे समय से कांग्रेस की दरी बिछा रहा था, जाजम बिछा रहा था, और उसको इस बात की उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं मेरा नाम जिला अध्यक्ष की दौड़ में आएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस नव सृजन के नाम से, अब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है शरद जी, ये नव सृजन है या कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं का विसर्जन है? ये तो खुद ही ने अपनी अंधा बाटे रेवड़ी और चिन चिन करके दे। और जिस प्रकार से 15 लोग हैं शरद जी, मैंने भी पूरी सूची पढ़ी, विधायक, पूर्व मंत्री मिलाकर अगर चले हैं, तो ये बड़े लोगों के पास ही सत्ता भी रहेगी, इन बड़े लोगों के पास संगठन भी रहेगा। ये परिवारवाद भी है शरद जी, ये वंशवाद भी है, ये भाई भतीजावाद भी है। इसको मैं इस तरफ से देख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से फिर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करी है और जिस प्रकार से उनके अरमानों पर कुठाराघात किया शरद जी, जो लंबी लाइनें लगा करके ऑब्जर्वर के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, उनको तो दरकिनार कर दिया शरद जी। मंत्री लेवल के लोग आज जिला अध्यक्ष के दौड़ में आ गए। ये पर कतरे गए हैं, ये प्रमोशन है या डिवोशन? जी जी जी, आपकी सदाशयता से हम सभी परिचित हैं और मैं जानता हूं कि आपके भीतर की मृदुलता और तरलता, तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बधाई संप्रेषित कर रहा हूं। आप भले ही विस्मरण थोड़ा सा हो गया हो, लेकिन ये 71 लोगों को मैं मान रहा हूं कि यशपाल जी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। चयन तो अब हो ही चुका है। सर, सहमत हैं आप? नहीं, शुभकामना मेरी इसलिए बात की शुभकामना है कि जिस तरह से बैकडोर एंट्री और पीछे की तरफ से जिस प्रकार से हाईकमान को खुश कर करके और बड़े लोगों ने अपना स्थान बना लिया, फिर भी मेरी शुभकामना। बहुत बिल्कुल, यही राजनीति की वो धारा है यशपाल जी जो अनवरत बहती रही है और इसी तरह बहती रहेगी। तो तमाम चुटकी, कटाक्ष, व्यंग
उनके बीच में, जो आप लोगों का राजनीतिक धर्म है, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संतोष जी, जो बातें कही यशपाल जी ने, उनके जवाब दीजिएगा। ऑब्जर्वर्स की क्या भूमिका रही, उनके चयन का मापदंड पैमाना क्या रहा, और क्या अपीजमेंट या तुष्टिकरण का ही प्रतीक है, इस पर भी उत्तर दीजिएगा जो यशपाल जी ने प्रश्न खड़े किए हैं। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और यशपाल जी की सूची पूरी आ गई और कोई बड़ा विद्रोह, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई जो इस निर्णय के विरोध करती हो। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक स्वाभाविक निराशा छाना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, यशपाल जी ने जो पूरा अपना वक्तव्य दिया है लंबा चौड़ा, उसमें एक बात स्पष्ट नजर आई कि उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या उनका डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट है वो स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर इतने बड़े चेहरे अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर वर्किंग करेंगे, एक एक जिले में अगर पूर्व मंत्रियों को उतार दिया गया है, वर्तमान विधायकों को उतार दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने ही वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो पोल पूरे देश में खुल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कौन है वोट चोर जिसके लिए पब्लिक अपील कर रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़? जिस प्रकार से सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ऐसा लग रहा था एक वर्ल्ड लीडर आपके सामने खड़ा है। उसके मुकाबले अगर नरेंद्र मोदी अगर ऐसा आधे घंटे का भी डेमोन्स्ट्रेशन दे दें तो तुलना साफ हो जाएगी कि कौन डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है और कौन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ कह नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी भले ही आज ये कहे कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, लेकिन क्या होता है, हर जो चढ़ाव होता है इसका एक उतार शुरू होता है। तो इनका उतार शुरू हो चुका है और लोग तो कह रहे हैं कि वाराणसी सीट की काउंटिंग करा लीजिए। क्यों नहीं देते वाराणसी सीट की वोटर लिस्ट, जो ई वोटर लिस्ट है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मतदान हुआ और किस प्रकार। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपके 71 लोगों के चयन पर, कभी इस पर भी चर्चा चली रही है और एक दिन बाद रविवार को निर्वाचन आयोग भी कुछ बोलेगा ही इस पर। जी शरद जी, देखिए मैं जो है यशपाल जी की बात का उत्तर दे रहा था कि वो कह रहे हैं कि कई विधायकों और मंत्रियों को मौका दिया गया, पूर्व मंत्रियों को। मैं कहता हूँ ये तो अच्छी बात है कांग्रेस के लिए कि नीचे जाकर अगर बड़ा नेता काम करेगा तो विद्रोह भी उसका कम होगा और सब लोग मिलकर उसके साथ काम करेंगे, उसके अनुभव का लाभ लेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लिस्ट के बाद बैकफुट पर है। ये सारे नाम ऑब्जर्वर्स के ही हैं, आप दृढ़ता से कह सकते हैं ये बात? बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि एक लंबी कवायद चली और जो नाम अंदर से छन कर आए उसमें से ये नाम सर्वोपरि थे। उसके बिना तो चयन होता ही नहीं। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया था कि जो ऑब्जर्वर्स की राय होगी वही अंतिम राय होगी। जी चलिए, तो कांग्रेस का कहना है खम ठोक करके ऑब्जर्वर्स की ही राय है और इसमें कोई मिलावट नहीं है और जो नाम सजेस्ट किए गए वही नाम लिए गए। जय जी, अब चुनौती ये है कि बड़े नाम भी 6 चुने हैं आपने, विधायक चुने हैं, 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। जयवर्धन सिंह जी हैं जो परंपरा से राजनीति में हैं, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी। अब ये है कि इन लोगों को मोटिवेट करना, विधायक के पास अपने बहुत दायित्व होते हैं, उसको अगला चुनाव भी जीतना होता है और आप जानते हैं कि अब विधायकी कोई बहुत आराम तलबी का या बहुत ही कोई लग्जरी का कोई कारण अब नहीं बची है। आप अगर जरा सा भी अपने क्षेत्र से कनेक्ट चूकते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये विधायक अपने दायित्व के साथ न्याय कर पाएंगे या इसके पीछे किसी और रणनीति की गंध सुगंध भी आप देखते हैं? शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस समय पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूती देने की है और उसी को उसने वो किया। जो बड़े नेता हैं जो अभी तक, और ये बात सही है कि मेरी एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से अभी बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जब ये सृजन की जो बैठकें हुई और वो जो सारा कुछ हुआ उसमें उन्होंने सबसे कमजोर सीट के रूप में विदिशा को देखा और विदिशा में जाकर के उन्होंने कहा कि कैसे काम करना चाहिए। तो मैदानी स्तर पे जाके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, समितियां बनाई और उसके बाद तो पहली बार वहां के कार्यकर्ता बड़े संतुष्ट नजर आए कि चलिए उनकी बात सुनी गई। ये बात सही है कि इस समय कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है संघर्ष की। और एक चीज और सामने आई कि इस समय जैसा मैंने कहा कि छत्रपों से अलग हट करके चयन हुआ है और दूसरा ज्यादा जीत जो संगठन को जोड़ सकता है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है और कई तरह से मजबूत है, उसको मौका दिया है। एक सप्लीमेंट्री भी है छोटा सा जय जी, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं छोटा सा मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है जी। हाँ, और एक बात और देखी कि कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि संघर्ष कौन जो है कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है और थोड़ा सा सत्ता के सामने भी वो नहीं झुका है। तो ऐसे लोगों को भी तरजीह दी गई है जो
संघर्ष में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। जो थोड़े से डावाडोल थे जी, उनको जी। शायद किनारे किया गया। जी जी। जय जी, सप्लीमेंट्री छोटा सा ये है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब से कांग्रेस में सक्रिय रूप से राजनीतिक, भले ही दायित्व तो उन्होंने इसके पहले न लिए हों, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अभी वो संभाल रहे हैं, लेकिन इसके पहले दायित्व जो उनके पास रहे भी संगठनात्मक, क्या अभी आपको लगता है कि वो ऑल टाइम सबसे पावरफुल पोजीशनिंग में है? मैं इंदिरा गांधी से उनकी तुलना नहीं करूंगा, वो हो भी नहीं सकती और ना वैसी स्थिति अभी है, लेकिन फिर भी जो पार्टी में आंतरिक संघर्ष और विरोध वो सामना करते रहे, अधिकांश नेता या तो पार्टी से किनारे हैं या पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और अब राहुल गांधी का एक तरह से एक पूरा कमांड है कांग्रेस पर। क्या इससे सहमत हैं आप? हाँ, ये बात सही है कि देखिए, मैं तुलना राहुल जी की किसी और नेता से तो नहीं करता, लेकिन पहले के राहुल और आज के राहुल में एक बड़ा अंतर है, और खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक उनमें एक मैच्योरिटी आई है, और जो आक्रामकता अब विपक्ष के नेता के रूप में उनकी दिखी है, तो लोगों को लग रहा है थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी है। हालांकि ये प्रोसेस शुरू हुई है, लोगों को कहना है कि इसमें हो सकता है कि कुछ और बदलाव आएंगे, और लगातार ये प्रोसेस यदि चलती रही ठीक दिशा में, तो कांग्रेस वापस शायद बिल्कुल लौट सकती है अपनी मजबूती। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनकी शक्ति का आकलन कर पा रहा हूं कि जिस तरह से इन 71 पदाधिकारियों के चयन में किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठतम और दिग्गज नेता का कोई हस्तक्षेप या असंतोष नहीं फूटा है, उससे ये लगता है कि राहुल गांधी अब उन चीज़ों से जो 2018 और 23 तक भी हमें नज़र आई हैं, उससे आगे निकल गए हैं। जी यशपाल जी, आप आगे और क्या कहेंगे? राहुल गांधी की ताकत और राहुल गांधी जी का चयन में दबदबा बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। ये कांग्रेस के लिए अच्छा है कि क्षत्रपों की राजनीति की परिधि से वो बाहर निकल रही है या निकलने का मजबूत प्रयास कर रही है। जी देखिए शरद जी, अगर इधर उधर से अपन देखेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो जो क्षत्रप लोग हैं, अब देखिए दिग्विजय सिंह जी के बेटे को भी स्थान मिल गया, भतीजे को भी स्थान मिल गया, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इसमें भाई भतीजावाद है, इसमें वंशवाद है, इसमें प्रभावी लोगों से मेरा तात्पर्य जमीनी प्रभावी नहीं, अपने नेताओं के प्रभावी परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं मौका दे दिया। और अभी विवेक तनखा जी की मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि महिलाओं का 4 ही स्थान मिला है। बड़ी बड़ी बातें करती है संतोष जी आपकी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने की, 4 में संतोष करना पड़ रहा। और विवेक तनखा जी जैसे व्यक्ति जो संविधान को जानते हैं, जो बड़े वरिष्ठ अभिभाषक हैं, कह रहे मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, बात करके कुछ और लोगों को जुड़ूंगा। तो क्या 71 की जगह 75 की लिस्ट हो जाएगी संतोष जी, हमें जानना चाहेंगे, या 80 हो जाएगी, या चलते चलते इस प्रकार से महिलाओं को प्रतिनिधि मिल जाएगा? आप तो बड़ी संविधान की बात करते हैं, आपका दल तो बड़ा नियम कानून प्रक्रिया से चलता है, तो जो लिस्ट आई उसमें अगर महिलाओं की उपेक्षा हुई, आपको थोड़ा निराशा का भाव नहीं लग रहा? विवेक तनखा जी को तो लग गया, उन्होंने कह भी दिया कि मैं राहुल गांधी से बात करूंगा, तो क्या बात करने से महिलाओं को स्थान मिल जाएगा, महिलाओं के साथ न्याय हो जाएगा? और शरद जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, क्या कहा था जब ऑब्जर्वर आए थे, नयों को मौका मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेगा जिनको आज तक अवसर नहीं मिला। धोखा हुआ, धोखा न, नयों को मौका मिला है और हाथ धोना पड़ा नयों को, धोखा ही धोखा उनके आया है सामने। जी तो बताइए, धोखा कर दिया संतोष जी, ऐसा आरोप है बीजेपी का। यशपाल जी कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे नए नए चमकेंगे, नए नए लोग सामने आएंगे। जी बताइए संतोष जी। देखिए शरद जी, आमतौर पर मैं यशपाल जी को इतना उत्तेजित और इतना बौखलाहट में कभी नहीं देखता हूँ। मेरे साथ आगे कह रहे हैं अपनी बात। जी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो उनकी नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैनी में है। उनको इस बात से आश्चर्य कि कांग्रेस में कहीं कोई असंतोष का स्वर नहीं फूटा, और शरद जी आप भी महसूस नहीं किया कि कहीं कोई विरोध हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशपाल जी हो चाहे दुर्गेश केसवानी, इनकी जो बाइट्स हैं इसमें निश्चित रूप से असंतोष नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस लिस्ट से सबसे ज्यादा असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी होगी, और भारतीय जनता पार्टी को असंतुष्ट हो रही है। हम अपना देख लेंगे कि हमारे अध्यक्ष काम के हैं नहीं है, भाई भतीजावाद हुआ है नहीं हुआ है। दूसरी बात, महिलाओं की संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं हमने। तो आप बताइए कि भारतीय जनता बना रखी जिला अध्यक्ष, उनके भी नाम गिना दीजिए। सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। हमने अपने जिला अध्यक्षों में मुस्लिम लोग भी शामिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष बताइए कि मुस्लिम है।
विधायक का टिकट दिया उसका नाम बताइए, कोई विधायक है उसका नाम बताइए, सांसद उम्मीदवार है उसका नाम बताइए। भारतीय पार्टी हमारे इसमें नहीं जाके, हमारे सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके सबका साथ सबका भी बात करती है, तमाम तरीके की बातें करती है, लेकिन अंत में तानाशाही चलती है। कैलाश विजयवर्गीय लोग लटके रह जाते हैं, कई लोग लटके रह जाते हैं, गोपाल भार्गव जैसे निकलती है, भूपेंद्र जी निकलती है, हेमंत खंडेलवाल के नाम की। तो पर्ची वाली पार्टी जो तानाशाहों की तरह चल रही है, खड़े कर रही है कांग्रेस के द्वारा, जहां पर जमीनी रूप से संगठन का सृजन किया गया है। जी, लेकिन आप ज़्यादा आक्रामक तो आप नज़र आ रहे हैं बीजेपी को लेके। ये यशपाल जी तो फिर भी संयम की धारा पकड़ के चल रहे हैं। आपने तो पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि पूरा पोस्टमार्टम जैसा करने की कोशिश की है। तो आप दोनों बहुत मृदुल और बहुत ही तर्क शक्ति के धनी राजनेता हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये आपकी अपनी पार्टी के विषय हैं, और कोई भी अपनी पार्टी के लिए कोई गलत कदम सोच समझकर तो नहीं लेता कि ये हमको इससे किसी एक्सीडेंट की तरफ जाना पड़ेगा। आपने भी तय किया है, ये वक्त बताएगा कि ये 71 अभी जो योद्धा चुने गए हैं ये कितने आगे बढ़ेंगे। जय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें संसाधन संपन्न राजनेताओं को अच्छा स्थान मिला है, जो कांग्रेस की इस चिंता को भी दिखाता है, और ये ज़रूरी है, व्यवहारिक पक्ष है ये, कि आप इस समय ऐसे लोगों को भी ज़िला स्तर पर चाहते हैं जो रैलियों का आयोजन अच्छे से कर सकें, बड़े नेता आएँ तो, जो ऐसा ना हो कि पार्टी फंड्स की तरफ देखें, क्योंकि आप 20 साल से ज़्यादा हो गया आप सत्ता से बाहर हैं मध्य प्रदेश में। देश में भी अगर नज़र डालें तो आप हिमाचल में या कर्नाटक में छोड़ दें तो कुछ एक आध दो जगह और हो सकती हैं सरकारें जो गठबंधन में हैं, अन्यथा चुनौती कांग्रेस के लिए फंड्स और संसाधनों की बड़ी गहरी है। जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है। ये किसी से छुपा नहीं है कि कांग्रेस आर्थिक रूप से भी एक साधनों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बड़े नेताओं को दांव पे लगाया। जैसे मैं खंडवा की बात करूं, खंडवा में उन्होंने महिला नेत्री को, प्रतिभा रघुवंशी को खंडवा शहर अध्यक्ष बनाया है। वो राहुल जी दिल्ली में राजनीति करती रही हैं, राहुल जी और उनके, बल्कि एक तरह से उनकी परीक्षा भी है। यदि आप बड़े नेता हैं तो आप जिले में साबित करिए, अपने क्षेत्र में साबित कीजिए कि वाकई आप बड़े हैं, और क्या आप कितना प्रभाव है आपका और कितना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कसौटी पे भी कसा गया है, और एक यदि ये सिस्टम काम करता है, और यदि इसके बहाने यदि सबसे एक बड़ी लड़ाई कम से कम कांग्रेस ने पहले जीत ली है, कम से कम जो गुटिये विवाद थे उसको थाम लिया है। अब बात यह है कि कितनी सक्रियता से ये काम करते हैं और कितने नतीजे दे पाएंगे, ये बात देखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी अब एक ऐसी टीम चुनने की तरफ बढ़ चले हैं जिस टीम के लिए उन्हें वाया नहीं जाना पड़ेगा कि कौन है भाई, कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा की बात है या कमलनाथ जी के महाकौशल की बात है क्या, तो कमलनाथ जी को बता देते हैं, वो मैसेज कर देंगे। क्या दिग्विजय सिंह जी के राघोगढ़ और उसके आसपास गुना की बात है क्या, तो दिग्विजय सिंह जी को बोल देते हैं। अब उन्हें वाया नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो एक ऐसी टीम बना रहे हैं जिसके लिए वो सीधे, हो सकता है राहुल गांधी जी से कनेक्ट हो, जब ज़रूरत पड़े तो राहुल गांधी जी सीधे मैसेज देंगे, सीधे फीडबैक लेंगे। और दरअसल किसी भी पार्टी में ज़रूरत इसी की होती है, जब केंद्रीय स्तर पर बैठा नेता इतना बड़ा हो जाता है कि कार्यकर्ता उससे बात करने में झिझकने लगता है या उससे बात ही नहीं कर पाता है, तो उस पार्टी का क्षरण शुरू हो जाता है। बीजेपी ने अभी भी इसको बहुत थाम के रखा है। भले ही केंद्रीय स्तर पर जेपी नड्डा जी तक या अमित शाह जी तक कार्यकर्ता ना पहुंच पाएं, लेकिन बीच में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जो आपकी बात को बहुत अच्छे से नड्डा जी और अमित शाह जी तक ले जाते हैं, और बहुत कारगर वो टनल्स हैं जिनसे गुजर कर आप अपनी बात पहुंचाते हैं। इसलिए बीजेपी में यह असंतोष कभी स्थायी घर करके नहीं चलता है। कांग्रेस भी अब उस रास्ते पर बढ़ती तो दिख रही है। शुभकामनाएं उसको भी और बीजेपी को भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।